नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर दिनेश शर्मा, प्रकाश नेत्रालय एवं पंचकर्म केंद्र से। आई ट्विचिंग, आंख फड़कना और कई दफा उससे भी एक स्टेप आगे जाकर के आंख का जोर से बंद हो जाना, स्पाज्मोडिक कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द आईज, दिस इज कॉल्ड एज ब्लेफरोस्पाज्म। एक्चुअली ये आंख की बीमारी नहीं है, ये एक न्यूरोलॉजिकल डिजीज है। जब ब्रेन, हम जानते हैं कि ब्रेन से निकलने वाली सारी नर्व्स हमारे सारे शरीर की सिस्टम्स और एक्टिविटीज को कंट्रोल करती हैं। खासतौर पे मांसपेशियों का पूरा कंट्रोल ब्रेन से ही, हर चीज का कंट्रोल ब्रेन से ही होता है। मांसपेशियों का कंट्रोल भी ब्रेन से ही संचालित होता है। इनवॉल्यूंटरी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द आईज, इसका अर्थ हुआ हम ना चाहते हुए भी आंख का जोर से बंद हो जाना। ऐसा कब होगा? जब ब्रेन से आने वाला करंट जो कमांड देता है कि अब आंख को खोलो, अब आंख को बंद करो, या किसी भी मांसपेशियों को खोलने और बंद करने के लिए कमांड आती है। एक बहुत कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है करंट के फ्लो का, जिसके तहत सारे शरीर में होने वाली एक्टिविटीज चलती हैं। आंख की मसल्स के अंदर भी जब वो करंट के अंदर स्पार्किंग अगर आने लग जाए, कभी करंट ज्यादा गया, कभी करंट कम गया, कभी करंट ज्यादा गया, कभी करंट कम गया, इस एब्नॉर्मेलिटी की वजह से आंख, आई के अंदर ये स्पाज्मोडिक कॉन्ट्रैक्शंस होना स्टार्ट हो जाएंगी, ट्विचिंग होना स्टार्ट हो जाएंगी। आईज में फड़कन, एबनॉर्मली हाई लेवल ऑफ फड़कन इज ए डिजीज कंडीशन। थोड़ी बहुत फड़कती है आंख, कभी वो डिजीज नहीं है, लेकिन अब जब एबनॉर्मली हाई और अनकंट्रोल्ड लेवल तक वो चीज चली जाए जो आपको एक विजिबल लेवल ऑफ सिम्टम्स दे, तो उसको हम डिजीज कैटेगरी में रखते हैं और इसको हम ब्लेफरोस्पाज्म कहते हैं। देखिए, वैसे तो ब्लेफरोस्पाज्म का कोई साइंटिफिक स्पेसिफिक रीजन निकल के सामने नहीं आया है, लेकिन जब ब्रॉड स्पेक्ट्रम में पेशेंट की लाइफस्टाइल को और दिनचर्या को समझने की कोशिश करते हैं तो ओवर एक्सर्शन, स्ट्रेस, एक्सेसिव फिजिकल एक्सर्शन, पुअर स्लीप, न्यूरोलॉजिकल वीकनेस, ब्रेन ट्यूमर्स, या किसी मेडिसिन का साइड इफेक्ट, या फिर कोई पुराने इन्फेक्शंस अगर रहे हों, और खासतौर पे आज के सिनेरियो में अगर समझा जाए तो आईज की ड्राइनेस की वजह से भी न्यूरोलॉजिकल एक इलनेस स्टार्ट होके ब्लेफरोस्पाज्म के सिम्टम्स आ सकते हैं। इन सब वजहों से प्रोबेबली ये डिजीज अपनी शेप लेता है। आयुर्वेद में हम इसको वात व्याधि के अंदर रखते हैं, क्योंकि मैंने पिछले भी कुछ वीडियोस में बताया है कि वात ही पूरे बॉडी के सिस्टम को कंट्रोल करती है, गवर्न करती है, उसी के कमांड की वजह से ये सारी चीजें होती हैं। पूरी न्यूरोलॉजिकल इलनेस वात विकृति के अंडर में ही आती हैं। अब बात करते हैं कि ब्लेफरोस्पाज्म में क्या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं जिससे हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि बीमारी किस कैटेगरी में है, किस स्टेजिंग में है। देखिए, ट्विचिंग ऑफ द आई, फोर्स्ड कॉन्ट्रैक्शंस, हेडेक, साउंड में कोई बदलाव आ जाएगा, बोलने में भी दिक्कत लगती है। कई बार जो कॉन्ट्रैक्शन है गले के लेवल तक भी पहुंच जाता है, पेशेंट को मुंह खोलने में, खाना चबाने में भी तकलीफ आने लग जाती है, चेहरे पे दर्द होना शुरू हो सकता है, आंखों में ड्राइनेस एक इस बीमारी के साथ में एक जुड़ा हुआ सिम्टम है, वो अक्सर हर पेशेंट में देखने को ही मिलता है। इरिटेबिलिटी, मेंटल लेवल पे पेशेंट बड़ा इरिटेटेड फील करता है, नींद उसकी डिस्टर्ब हो सकती है। ये सारे सिम्टम्स जब एक साथ किसी पेशेंट में दिखते हैं तो हम ये मानते हैं कि ब्लेफरोस्पाज्म का डायग्नोसिस इन सिम्टम्स के आधार पर ही किया जाता है। अब बात करते हैं ब्लेफरोस्पाज्म के ट्रीटमेंट के बारे में। देखिए, जैसा जो उसका कारण है बीमारी का, वैसा ही हम इसमें ट्रीटमेंट करते हैं। कई दफा ये देखने में मिलता है कि खाली डिप्रेशन की वजह से, ओवर एंग्जाइटी और स्ट्रेस की वजह से ब्लेफरोस्पाज्म की शुरुआत हो सकती है। तो वहां ट्रीटमेंट हमें ब्लेफरोस्पाज्म का और ट्विचिंग का नहीं करना। वहां जो ट्रीटमेंट की बेसिक लाइन होगी वहां डिप्रेशन की या ओवर एंग्जाइटी या स्ट्रेस की होगी। जब आई ड्राइनेस की वजह से ब्लेफरोस्पाज्म के सिम्टम्स आ रहे हैं तो हमें फंडामेंटली जो ट्रीटमेंट करना है वो आई ड्राइनेस का करना है, ना कि ब्लेफरोस्पाज्म और ट्विचिंग का करना है। जब यही प्रॉब्लम किसी न्यूरोलॉजिकल ट्यूमर की वजह से, ब्रेन ट्यूमर की वजह से, या दूसरी कोई पार्किंसन डिजीज, उसके साथ दूसरे एसोसिएटेड कोई डिजीज है, तो जो उसका मूल कारण है बीमारी का, उसका इलाज करना है। अगर ये बिना किसी वजह से आने वाला न्यूरोलॉजिकल इलनेस है जहां दूसरा कोई एसोसिएटेड सिम्टम्स नहीं देखने को मिल रहा, तो इस कॉन्ट्रैक्शन को खत्म करने के लिए कन्वेंशनल साइंस में सिर्फ बोटॉक्स इंजेक्शन ही एकमात्र ट्रीटमेंट है। बोटॉक्स इंजेक्शन, बोटॉक्स जो है वो एक टॉक्सिक ड्रग है जो एक स्पेसिफिक पर्पज से बहुत सोच समझ के न्यूरोलॉजिस्ट के द्वारा पूरा स्क्रीनिंग करके पेशेंट की, उसके बाद ये बात का फैसला किया जाता है कि बोटॉक्स इंजेक्शन लगाने की पेशेंट को जरूरत है या नहीं है। क्योंकि बोटॉक्स इंजेक्शन के ऊपर डिपेंडेंसी होती है, बहुत सारे उसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, कई सारी कॉम्प्लिकेशन से पेशेंट को जूझना पड़ता है, और एक ऐसी स्टेज में भी पेशेंट पहुंच जाता है जहां बोटॉक्स इंजेक्शन भी अपना काम करना बंद कर दे। यानी कि वो इंजेक्शन लेने के बाद में भी पेशेंट को जरूरी नहीं है कि बीमारी से के सिम्टम्स में उसको आराम मिल ही जाए। आयुर्वेद के संदर्भ में जब हम बात करते हैं तो इस बीमारी को हम वात व्याधि की कैटेगरी में रखते हैं। वात ही पूरे न्यूरोलॉजिकल कंट्रोल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और उसके जो नॉर्मल फंक्शनिंग के अंदर अगर कोई भी रुकावट आएगी, कोई भी उसके अंदर प्रॉब्लम इन्वॉल्व होगी, वो हम पेशेंट की लाइफस्टाइल में समझते हैं कि किस वजह से आई। गलत खान पीन से आई, अपनी प्रकृति के अनुरूप भोजन नहीं हुआ उसकी वजह से आई,
सीजनल जो इंपैक्ट है उसके अनुसार पेशेंट की दिनचर्या नहीं है उसकी वजह से आई, या नींद पूरी ना होने की वजह से आई, ये सारे रीजन जो हमने पहले भी बात की, ये वात के प्रकोप के सिम्टम्स हैं। आयुर्वेद में इस बीमारी को, इस स्पेसिफिक डिजीज कंडीशन की अगर बात की जाए, इनिशियल स्टेज के सारे ब्लेफरोस्पाज्म के पेशेंट्स को ऑलमोस्ट पूरी तरह से हम ठीक कर सकते हैं। जो एडवांस लेवल पे केसेस जा चुके हैं, जो रिपीटेड बोटॉक्स इंजेक्शंस ले चुके हैं, वहां पे लंबे समय तक ट्रीटमेंट करना पड़ता है, लेकिन ऑलमोस्ट सभी पेशेंट्स में इंप्रूवमेंट मिलता है। परसेंटेज ऑफ इंप्रूवमेंट पेशेंट टू पेशेंट वेरी कर सकती है, वो किसी केस में 20-30% इंप्रूवमेंट आए, किसी में 50-60% भी आ सकता है, और बहुत सारे केसेस ऐसे भी हैं जो पूरी तरह से भी ठीक हो गए हैं, उनको दोबारा कभी ट्विचिंग हुआ ही नहीं, कोई भी स्पास्मोडिक कॉन्ट्रैक्शंस आ ही नहीं रही हैं। एट वन और अनदर लेवल पेशेंट इज बेनिफिटेड। लेकिन इस बीमारी का ट्रीटमेंट समझने के लिए हमें बहुत क्योंकि न्यूरोलॉजिकल इलनेस है तो थोड़ा इन डेप्थ उसको समझना पड़ता है। नस से ट्रीटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, विरेचन ट्रीटमेंट हम इसमें कराते हैं। चेहरे पे, सिर के ऊपर खास तौर पे मैं आपको बताऊं तो शिरोधारा और शिरोवस्ती, इन प्रोसीजर्स का हॉस्पिटल में एडमिट होकर ये सारी पंचकर्म की प्रक्रियाएं करनी पड़ती हैं। नस्य है, विरेचन है, शिरोधारा शिरोवस्ती है, चेहरे की फेस मसाजेज हैं, तर्पण ट्रीटमेंट है, आई स्पेसिफिक जो थेरेपीज हैं, साथ में ऑरल मेडिसिन और आयुर्वेद की रसायन रिजुविनेटिंग मेडिसिन, उसमें से बहुत सारी ड्रग्स मान के चलें कई सालों तक भी कई बार पेशेंट का ट्रीटमेंट चलाना पड़ता है, और कुछ केसेस में अगर इनिशियल स्टेज में डिजीज है तो 5-7 महीने के ट्रीटमेंट से भी अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। बीमारी लाइलाज नहीं है, अदरवाइज नेचुरल तरीके से समझने के अलावा हमारे पास चॉइस भी क्या है, क्योंकि हम इसका स्पेसिफिक रीजन नहीं जानते। लेकिन जब आयुर्वेद के नजरिए से समझते हैं तो रीजन बिल्कुल क्लियर है। रीजन पेशेंट की लाइफस्टाइल में ही छुपा होता है कि अपनी प्रकृति से हटके हमने क्या क्या गड़बड़ें की हैं, जिसकी वजह से बॉडी में टॉक्सिसिटी एक्यूमुलेट होके और अलग अलग तरह की जो डिफॉर्मिटीज हैं, वात पित्त और कफ के अंदर जो एबनॉर्मलिटीज हैं, हमने उनको क्रिएट कर दिया, और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो जो एबनॉर्मलिटीज हैं वो बॉडी में अलग अलग से ऑर्गन्स के डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। न्यूरोलॉजिकल डिजीज के लिए वात रिस्पॉन्सिबल है, कई दफा उसमें कफ मिलता है, कई एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। आयुर्वेदिक आई स्पेशलिस्ट से बात करें, किसी आयुर्वेदिक एक्सपर्ट से बात करें, आप हमसे भी जो नंबर स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है फोन करके अपनी बीमारी को समझ सकते हैं। पंचकर्म थेरेपी, लाइफस्टाइल करेक्शन, जीवन की खान पीन की जो आपका रूटीन है उसमें प्रॉपर बदलाव करने से और आयुर्वेदिक मेडिसिन का इस्तेमाल करने से बीमारी को ना केवल हम इंप्रूव कर सकते हैं बल्कि बहुत सारे केसेस में तो हम इसको पूरी तरह से ठीक भी कर सकते हैं। आयुर्वेद को अपनाएं, आयुर्वेद को समझें, इसके सिद्धांत मैजिकल नहीं है, लॉजिकल है। अगर किसी पेशेंट में कन्वेंशनल डॉक्टर्स ये कहते हैं कि कोई ट्रीटमेंट नहीं है, सिर्फ इंजेक्शन लगाओ, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लो और समय निकालो, इसका अर्थ ये थोड़ी हुआ कि हम सारी उम्र बीमार होने के लिए बैठ गए हैं। आयुर्वेद में अगर किसी पेशेंट का ट्रीटमेंट हो जाए तो ये कहना कि ये तो जादू हो गया, ये जादू नहीं है, ये लॉजिकल है, इट इज नॉट मैजिकल। हम आयुर्वेद को एक्सप्लोर कितना करते हैं, हमने अभी तक आयुर्वेद में ट्रीटमेंट को ट्राई कितना किया है। फेलियर किसी भी साइंस में हो सकता है, लेकिन ये कह देना कि आयुर्वेद एक विज्ञान ही नहीं है, ये सरासर नाइंसाफी होगी। मैं आपको बड़े जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट इस पर्टिकुलर डिजीज कंडीशन में अगर हम बात करें, बेहतरीन तरीके से आपके लिए एक चॉइस हो सकता है। आप बात करें, बीमारी को समझें, उसके ट्रीटमेंट को समझें, क्या बदलाव आपको करने पड़ेंगे उनको जानिए और आगे बढ़िए। मेरी उम्मीद है, मैं इस बात को जानता हूं और समझता हूं कि आपको निराशा नहीं मिलेगी। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेने के बाद आपको किसी न किसी लेवल पे बेनिफिट मिलेगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि ब्लेफरोस्पाज्म से आप कौन कौन से आपको सिम्टम्स आ रहे हैं, किस तरह से आप उसको कॉप अप कर रहे हैं, कौन से लाइफस्टाइल में बदलाव करने से, किन मेडिसिन को लेने से आपको बेनिफिट मिल रहा है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।